प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ किशोरावस्था की ओर के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार बच्चों। इस पाठ के किशोरावस्था की ओर पहले भाग में हम लोगों ने किशोरावस्था के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे हार्मोन के बारे में कि हार्मोन आखिर है क्या, क्या करते हैं ये हार्मोन, हमारे शरीर में हार्मोन की क्या गतिविधि होती है, क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में तो आइए जानते हैं। तो ये हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है और वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है और पुरुषों में यह वृषण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन, इसको नर हार्मोन या जनन हार्मोन जो कि पुरुष में पाया जाता है ये कहा जाता है। और स्त्री में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो अंडाशय में निकलता है। इस तरह से ये हार्मोन जो है वह सेक्स हार्मोन, ये पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और स्त्री में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होते हैं। आइए अब जनन प्रक्रम में हार्मोन की क्या भूमिका है इसको जानते हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि एक नलिका विहीन ग्रंथि है या अंतःस्रावी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती हैं। उनमें से एक हार्मोन वृषण में शुक्राणु एवं अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को, जैसे पुरुष में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। इन हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह या रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है जिससे ये पूरे शरीर में ये पहुँचते हैं और जिन जिन भागों को अर्थात लक्ष्य स्थल जहाँ पर है उस स्थान तक पहुँचते हैं और यौवनारंभ के समय शरीरों में परिवर्तनों को उद्दीपित करते हैं। मानव में जनन काल की अवधि के बारे में कुछ जानते हैं। यह शुरू होता है यौवनारंभ से। तो ये लड़कियों में खास करके स्त्रियों में यह एक विशेष समय होता है जो कि 10 से 12 साल की उम्र से लेकर के 40-45 साल की उम्र तक यह चलता है और वह है एक ऋतु चक्र, ऋतु स्राव होता है और जो कि 28 से 30 दिन के अंदर यह फिर से एक चक्र पूरा होता है। इस समय स्त्रियों में जो अंडाशय होता है उसमें से अंडाणु तैयार होते हैं। ये यौनारंभ की
स्थिति में। इसके बाद आता है ऋतुस्राव। ये ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन ये लड़कियों में होता है, जो कि जब ऋतुस्राव शुरू होता है उसको कहा जाता है रजो दर्शन। ये ऋतुस्राव 28 से 30 दिन का एक चक्र होता है, इसलिए लड़कियों को चाहिए कि वह दिन अपना याद करके रखें ताकि कहीं पर कुछ मुसीबत नहीं आए। ये रजो दर्शन है। इस जनन काल की अवधि में रजो दर्शन है जब पहली बार किसी लड़की में ऋतुस्राव हो रहा है, शुरुआत हुआ, उसको कहा जाता है ऋतुस्राव। अर्थात इस समय बच्चे या लड़कियां जो हैं वह गर्भ धारण के लिए तैयार हो जा रही हैं। इसके बाद है रजो निवृत्ति। ये 40 से 45 साल तक या मेनोपॉज जिसको कहते हैं, कि इस अवधि में 40 से 45 साल की अवधि में यह ऋतुस्राव का जो क्रम है वह समाप्त हो जाता है। और किसी किसी में ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। जब ऋतुस्राव होता है तो उस समय सैनिटरी पैड या कपड़े का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस पैड या कपड़े को का सुरक्षित निपटान भी कर लेना चाहिए। बहुत से ऐसे लड़कियां होती हैं जो करीब 26% ऐसे लड़कियां हैं जो ज़मीन पर गाड़ देती हैं। कुछ ऐसे हैं जो जहां तहां फेंक देते हैं, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से इसके सही निपटान के लिए स्कूलों में, खास करके लड़कियों के स्कूल में, बालिका विद्यालयों में इंसिनरेटर या भस्मीकरण यंत्र का उपयोग किया जा रहा है, या उसको इंसिनरेटर कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लड़कियों का जो बाथरूम होता है, उस बाथरूम के दीवार पर एक छेद किया जाता है और ठीक उसी छेद से सटा हुआ एक छोटा सा कमरा और बना दिया जाता है, और उससे जैसे ही वहाँ से वो पैड फेंकती है तो एक जाली नुमा रचना नीचे बना हुआ है, उसी के ऊपर वह गिरता है, और जब जमा हो जाता है तो उस जाली के नीचे चूल्हे की तरह उसमें आग लगा दिया जाता है और वह भस्म हो जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है भस्मीकरण यंत्र। इस संबंध में जो ऋतुस्राव है, इस संबंध में अनेक भ्रांतियां हमारे यहाँ हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि जब लड़कियों में ऋतुस्राव होता है तो उस समय उस लड़की को रसोई घर में जाने नहीं दिया जाता है। दूसरी बात है कि अचार को छूने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि अचार को अगर छूती है इस समय तो वह नष्ट हो जाता है। ये सभी भ्रांतियां हैं। अभी देखिए आप कितने क्रिकेटर हैं जो जिम्नास्ट वाले हैं, एथलीट वाले हैं, हॉकी खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, ये सारी लड़कियां इन बातों को जानते हैं कि यह एक भ्रांति है और वह सेफ्टी के लिए अपना जो उपयोग करने वाले नैपकिन है उसका उपयोग करती हैं, और इस तरह की बातों को वो नहीं मानती हैं, क्योंकि ये भ्रांतियां हैं। पौराणिक काल में यह रहा होगा कि हो सकता है कि उस समय अगर रसोई में जाएं तो उस तरह के कोई रक्त है तो इधर उधर गिर जाएगा, गंदा हो जाएगा, ये स्थिति हो सकती है, क्योंकि वो जो है वो संक्रामक होता है। इसलिए इस समय
नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से सेफ्टी हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग नैपकिन या पैड या कपड़े अगर हम लोग व्यवहार करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमको इन सभी जगहों में जाना या कुछ काम करना, खेलना, ये सारी चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। आजकल बहुत से और आधुनिक इस तरह के उपकरण तैयार हो गए हैं जिससे लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये भ्रांतियों से हम अपने आप को बाहर निकालें। अब हम लोग जानते हैं कि संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है। हम लोग कहते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। आप इसकी चर्चा सुने होंगे कि लड़की अथवा लड़का क्या होगा। इस बात को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पिता और माता हर मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं और इन 23 जोड़ों में 22 जोड़े जो हैं वह कायिक और एक जोड़ा जनन क्रोमोसोम या जनन गुणसूत्र होता है। 23 जोड़े क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा जनन गुणसूत्र होता है। यही एक जोड़ा लिंग का निर्धारण करते हैं। ये 22 जोड़े का तब काम क्या है? तो लिंग को छोड़ करके बाकी हमारे शरीर का जितना भी अंग है, उन अंगों का निर्माण इस 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र की मदद से होता है और जो लिंग का निर्धारण होता है वह केवल एक जोड़ा क्रोमोसोम या गुणसूत्र से होता है। तो पिता के तरफ एक जोड़ा और माता से एक जोड़ा, ये जनन गुणसूत्र हैं, अर्थात ये दोनों कोशिकाएं जनन कोशिकाएं हैं। अब इन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रण विभाजन होता है और ये एक्स अर्थात एक क्रोमोसोम वाले दो, और इसमें भी अर्धसूत्रण विभाजन होता है और इसमें एक्स और एक्स दो, इस तरह से 4 ये गैमेट बनते हैं। इसको मेल गैमेट कहा जाता है, उसको फीमेल गैमेट या नर युग्मक और मादा युग्मक। अब ये क्या होता है कि पिता से जब ये संलयन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, तो ये एक्स इस एक्स से मिलता है तो बन जाता है फिर एक्स एक्स, ये एक बन गया। इसको जाइगोट कहते हैं। ये गैमेट या युग्मक और ये युग्मनज, वो गैमेट मिल करके जाइगोट बनता है या युग्मनज, इसको जाइगोट कहा जाता है। तो ये जब मिल गया फिर तो अपनी जो जोड़े में रहने की परंपरा है गुणसूत्र की, वह यहाँ पर फिर से कायम हो गया। और यही एक्स अगर माता के इस एक्स से मिलता है, ये नहीं सॉरी, ये एक्स जब इस एक्स से मिलता है तब भी ये एक्स और एक्स ये फिर बन गया। लेकिन ये वाई अगर इससे मिलता है तो एक्स वाई, और ये वाई
इस x से मिलता है तो x y, और आप देख सकते हैं कि y कितना में है, तो 2 में y है, और अर्थात x y, और 2 में x x है। केवल x किस में है? माता में, और x y किस में है? पिता में। तो जब भी लड़का होगा वो x y वाला होगा, ये, और जब x होगा तो लड़की होगी। अर्थात लड़का होगा या लड़की, इस दोनों का चांसेस 50-50 होता है। कौन पहले जाकर के इन गैमेट या युग्मक से मिलता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो एक भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं का दोष है, गलती है कि लड़की पैदा कर रही है। बिल्कुल गलत। आप यहाँ देख रहे हैं Y जो है क्रोमोसोम, ये पिता में रहता है, माता में है ही नहीं। इसकी कभी कोई त्रुटि नहीं है इसमें, लड़का हो या लड़की हो, ये पिता का ये है परिणाम। अगर Y वाला मिलता है X से तो XY बनेगा, तो लड़का पैदा होगा। इस तरह से ये लिंग का निर्धारण इस प्रकार स्थिर होता है। हमारे शरीर में लिंग हार्मोन के अतिरिक्त कुछ अन्य हार्मोन भी होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, वृषण, अंडाशय, ये सभी तो हम लोगों ने देख लिया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हार्मोन कुछ हैं, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, ये सभी भी हार्मोन हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी आदमी का यहाँ गले में फूला हुआ है, आप चित्र में देख रहे होंगे, एक थायराइड ग्रंथि है। इसी थायराइड ग्रंथि से ये थायरॉक्सिन निकलता है, और गले में जो फूला होता है इसी थायरॉक्सिन की कमी के कारण ऐसा होता है। और ये आयोडीन युक्त जो नमक हम लोग खाते हैं उससे इसका सिक्रीशन या स्राव होता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक हम लोगों को लेना चाहिए, जिससे ये थायराइड की ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन स्रावित करे, और घेघा रोग जिसको कहते हैं गोयाटर या घेघा या गोयाटर नामक रोग होता है इसकी कमी से। दूसरा है इंसुलिन। आपने सुना होगा कि शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, मधुमेह है। भाई क्या है ये? तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है तो शुगर या ग्लूकोज की मात्रा हमारे रक्त में बढ़ जाता है। और यह देखिए आपके चित्र में एक अग्न्याशय नाम की एक ग्रंथि है जिससे इंसुलिन निकलता है, और यह इंसुलिन हमारे शरीर के जो खून होता है उसमें शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, न नीचे आने देता है न ऊपर आने देता है। शुगर का बढ़ना और शुगर का घटना दोनों ही खतरनाक होता है। तीसरा है एड्रीनलिन। आपको कभी गुस्सा आता होगा, कभी क्रोध करते होंगे, कभी चिड़चिड़ापन होता होगा, कभी चिंताएं होती होंगी, परीक्षा की चिंता। ये सभी चीज़ें इस एड्रीनलिन जो एड्रिनल ग्रंथि है हमारे शरीर में, आप चित्र में देख सकते हैं एड्रेनिल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि से जो है यह एड्रीनलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर के, हमारे मन के क्रोध, चिंता, गुस्सा, इन सभी चीज़ों को बढ़ाता है। अब देखते हैं
कि ये कायांतरण क्या है। आप देखते होंगे कुछ ऐसे जीव हैं जैसे तितली या मेढक, इन सभी के अंडे होते हैं और अंडे के बाद लार्वा बनता है और लार्वा के बाद प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद वयस्क जीव बनता है। इस दौरान ये जो 4 स्टेज हैं, 4 चरण हैं, इसमें काफ़ी परिवर्तन दिखता है और वह परिवर्तन है कायांतरण। हम लोगों में ये परिवर्तन नहीं है। बच्चा रहता है तब भी उसमें आँख, नाक, मुंह, ओंठ सभी रहते हैं, लेकिन तितली में, तिलचट्टे में या इस तरह के मेढक में, इन सभी में कायांतरण होता है, चूँकि उनकी बनावट जो है, उसका जो शारीरिक बनावट है उसमें परिवर्तन आता है, इसी को कायांतरण कहते हैं। और कीट और मेढक में भी ये कायांतरण हार्मोन के कारण ही होता है। अगर पानी में आयोडीन की मात्रा कम हो तो मेढक के जो कायांतरण है वह नहीं हो पाएगा। आयोडीन की मात्रा ज़रूर होना चाहिए लार्वा स्टेज पर, इसलिए उसमें भी जो कायांतरण होता है उसके लिए भी हार्मोन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं किशोरावस्था में जननात्मक स्वास्थ्य क्या है। इस अवस्था में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ऋतुस्राव भी लड़कियों में चलता रहता है। तो इस समय केवल अगर हम कहें कि शारीरिक स्वास्थ्य ही सभी कुछ है, ऐसी बात नहीं है। किशोरावस्था में उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्यता भी ज़रूरी है, इसलिए कि लोगों से मिलना जुलना, लोगों को एक साथ बना करके रखना, लोगों को मदद करना, इन सभी चीज़ों को जो समाज में दिखाई पड़ता है, ये सामाजिक स्वच्छता, स्वास्थ्यता ये होनी चाहिए। फिर जो शारीरिक है वो तो है ही, इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्यता, मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय मन भटकता है और इस समय यह भी मन करता है हार्मोन के चलते, आपकी गलती नहीं है, कि दूसरे कोई हमको देखे, दूसरे को आकर्षित करने की मानसिकता। तो इन सभी चीज़ों से ये घबराने की आवश्यकता नहीं है। संयम बरतकर ये स्वास्थ्य हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें, यही है किशोरावस्था में जननात्मक स्वास्थ्य। इसके बाद किशोरावस्था की पोषक आवश्यकताएं, जैसे अभी हम लोग चर्चा किए कि किशोरावस्था में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, खनिज लवणों की अधिक आवश्यकता होती है, आयोडीन की अधिक आवश्यकता होती है। इस तरह से जो भोजन होगा, वो जो 3 प्रकार के भोजन हैं, जो एक वृद्धि और ऊर्जा देने वाला एक, वृद्धि कराने वाला दूसरा और रोगों से बचाने वाला तीसरा। तो हम लोगों को चावल, रोटी, मक्का आदि ये सभी चीज़ें खाना ज़रूरी है, दूध, दही, जिससे कि हम लोगों को वृद्धि में मदद मिले, और साग सब्जी, हरी साग सब्जी खास करके, तो उससे रोगों के से बचने के लिए, अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन सभी चीज़ों का, विटामिन युक्त चीज़ों का खाना ज़रूरी है। क्योंकि इस समय लड़कियों में खास करके
रक्त की कमी होने की अधिक संभावनाएं होती है। इसलिए इस समय पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता है। ऐसे साग सब्जी जिसमें आयरन की मात्रा हो, इन सभी चीज़ों को खाना चाहिए। आयरन की कमी होने पर रक्ताल्पता या एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे कि खून की कमी होती है। अगर खून की कमी होती है और हमारे भोजन से वह कमी दूर नहीं होती है तो हमें आयरन की गोली दी जाती है। हर विद्यालय में आयरन की गोली बांटी जाती है, उसको खाना चाहिए। तो ये लौह तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है, एनीमिया नामक रोग। इसके बाद अगर बात करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता की बात हम लोग करेंगे, जिसमें अपने शारीरिक स्वच्छता के बारे में, जैसे नाखून काटना, आँख, नाक, कान की सफाई करना, बालों की सफाई करना, शरीर की सफाई करना इत्यादि, इन सभी चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं दें तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और इसके लिए शरीर को और अधिक स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम व योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। इसके लिए विद्यालयों में भी इस व्यायाम और योग सिखाया जाता है। प्रतिदिन हम लोगों को व्यायाम और योग करना चाहिए। इससे कई तरह की बीमारियां ठीक तो हो ही जाती हैं, कई तरह की बीमारियां होती ही नहीं हैं। इस तरह के व्यायाम और योग करने से शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, मजबूत बनता है और स्वस्थ रहता है शरीर। तो बच्चों, आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किशोरावस्था में गर्भधारण की क्या समस्या होती है। किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिस समय गर्भधारण किया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो न तो लड़का और न लड़की कोई भी मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए लड़कियों का उम्र 18 और लड़कों का उम्र 21 निर्धारित किया गया है। इससे पहले अगर शादी होती है तो वह उसके जीवन में खतरों की घंटी बजा देगी। इसलिए 18 से पहले लड़कियां और 21 से पहले लड़के शादी बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी पढ़ाई बाधित होगी, आप आगे पढ़ नहीं पाएंगे तो अच्छा जीवन जी नहीं पाएंगे। पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है तो हमको कैसे जीना है ये भी मालूम होता है, और आने वाली पीढ़ी को कैसे हम उसका पालन पोषण करेंगे इसकी भी जानकारी मिलती है। इसलिए बच्चों, 18 से पहले और 21 से पहले लड़के कभी शादी नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे देश में अभी एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हम लोगों ने कई बिंदुओं पर बातचीत की। किशोरावस्था क्या होता है, उसके लिए किस तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, उन भोजन में क्या कमी होगा तो कौन सा रोग होगा, हार्मोन क्या है, इसका स्रावन या सिक्रेशन कहाँ होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन का क्या काम है। इस तरह से हमारी जो जनन परिपक्वता है उसके बारे में, खास करके
लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सभी विषयों पर आज हम लोगों ने चर्चा की। और आगे हम यह भी देखेंगे कि लड़कियां 18 से पहले और लड़के 21 साल से पहले शादी नहीं करेंगे, अर्थात हमको इंटर या +2 तक निश्चित रूप से पढ़ना है और सबको पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।